अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले के जरिए मिसाल कायम की है। दरअसल इस फैसले के बाद अब संभव है कि लोग न्यायिक प्रक्रियाओं का मजाक बनाने से बचेंगे, लोग न्यायालयों का समय बर्बाद करने की सोचने से भी बचेंगे, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को तो खारिज किया ही है, साथ ही उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया। हम आपको बता दें कि जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिस पर ये जो अदालत का फैसला आया है। खास बात यह है कि जूही चावला जैसी जो सेलिब्रिटी हैं, ये शायद अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। इस समय कोरोना काल में सब जगह ऑनलाइन सुनवाई ही चल रही है, तो जो सुनवाई का लिंक था जूही चावला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको शेयर कर दिया और ये जो लिंक शेयर होते ही उसमें आम लोग भी जुड़ गए सुनवाई के दौरान। और बुधवार को जब सुनवाई चल रही थी, न्यायाधीश मौजूद थे, उस समय जूही चावला का एक प्रशंसक बार बार मना किए जाने के बावजूद अलग अलग नामों से उस लिंक के माध्यम से जुड़ता रहा और फिल्मी गाने गाता रहा। हमारे जो न्यायालय हैं उनका समय बहुत कीमती है, हजारों नहीं लाखों याचिकाएं लंबित पड़ी हैं। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बनाना और उस पर जो न्यायालय का आदेश आया है वो बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश देता है सभी को। इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही बात करेंगे IMA के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में। अदालत ने उनको भी कुछ नसीहत दी है। क्या नसीहत है, उन पर क्या आरोप लगे थे, इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ की, जिनका निधन हो गया है। भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इसके अलावा भी आज की इस रिपोर्ट में आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत करते हैं जूही चावला से। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने कहा कि याचिका दोषपूर्ण थी और प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी। न्यायमूर्ति JR मिधा ने कहा कि वादियों जूही चावला और 2 अन्य ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और अदालत का समय बर्बाद किया है। अदालत ने कहा कि मुकदमा प्रचार पाने के लिए दायर किया गया था, जो स्पष्ट है क्योंकि जूही चावला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुनवाई के वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक को साझा किया। इसके परिणाम स्वरूप अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बार बार व्यवधान उत्पन्न किया गया। अदालत ने अज्ञात लोगों के खिलाफ अवमानना नोटिस भी जारी किया और दिल्ली पुलिस से उनकी पहचान करने को कहा। आदेश सुनाए जाने के बाद जूही चावला के वकील ने फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। हम आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय में अभिनेत्री जूही चावला की 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई के दौरान उस समय रुकावट पैदा हो गई थी जब एक व्यक्ति ने जूही चावला की पुरानी फिल्मों के गाने गाए। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के निर्देश पर इस शख्स को हटाए जाने के बावजूद वह दोबारा शामिल होकर बीच बीच में जूही चावला की फिल्मों के गीत गाने लगा। अभिनेत्री जूही चावला भी दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान जुड़ी रहीं। अलग अलग नामों से सुनवाई में शामिल होने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले जूही चावला की मशहूर फिल्म हम है राही प्यार के का घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है गीत गाया, जिसके बाद उसे सुनवाई से हटा दिया गया। इसके बाद फिर से वह व्यक्ति सुनवाई में जुड़ गया और उनकी एक और फिल्म नाजायज का लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है यह गाया। दोबारा हटाए जाने पर एक बार फिर व्यक्ति ने मेरी बन्नों की आएगी बारात के ढोल बजाओ जी यह गीत गाया। अंत में व्यक्ति ने कहा जूही मैम कहाँ हैं, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा। इस पर न्यायाधीश ने इस व्यक्ति की आवाज़ को बंद करने का निर्देश दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले जूही चावला के सरकार को प्रतिवेदन दिए बिना 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत आने पर भी सवाल उठाए थे। न्यायमूर्ति JR मिधा ने कहा कि वादी जूही चावला और 2 अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता तब उन्हें अदालत में आना चाहिए था। इस याचिका में दावा किया गया था कि इन 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है।
जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना बचानी ने याचिका दायर करके कहा था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5G संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा। दूसरी ओर दिल्ली की एक अदालत ने IMA के अध्यक्ष JA जयलाल को संगठन के मंच का प्रयोग किसी भी धर्म के प्रचार के लिए नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तथा उन्हें आगाह किया है कि जिम्मेदार पद की अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति से हल्की टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अजय गोयल ने जयालाल के खिलाफ दायर वाद में यह आदेश पारित किया। उन पर कोविड-19 रोगियों के उपचार में आयुर्वेद पर एलोपैथिक दवाओं की श्रेष्ठता साबित करने की आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार कर हिंदू धर्म के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक अभियान शुरू करने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायतकर्ता रोहित झा ने कहा कि जयलाल हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए जोर देने के मकसद से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA की ओट लेकर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश और उसके नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। IMA के अध्यक्ष के लेखों और साक्षात्कारों का हवाला देकर रोहित झा ने अदालत से लिखित निर्देश देकर उन्हें हिंदू धर्म या आयुर्वेद के लिए अपमानजनक सामग्री लिखने, मीडिया में बोलने या प्रकाशित करने से रोकने का अनुरोध किया है। यह गौर करते हुए कि यह मुकदमा एलोपैथी बनाम आयुर्वेद के संबंध में एक मौखिक द्वंद्व का परिणाम प्रतीत होता है, अदालत ने कहा कि जयालाल द्वारा दिए गए आश्वासन कि वह ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे के आधार पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पारित आदेश में निर्देश दिया, उन्हें किसी भी धर्म के प्रचार के लिए IMA के मंच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसकी बजाय उन्हें चिकित्सा समुदाय के कल्याण और चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। न्यायाधीश ने उन्हें भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के विरोध में किसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए की सीख दी और अपने पद की गरिमा बरकरार रखने को कहा। उधर भारत सरकार ने मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ के सम्मान में शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का गुरुवार को निधन हो गया था। गृह मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पूरे भारत में एक दिन के शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज उन सभी इमारतों पर आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से तिरंगा फहराया जाता है। इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार ने फैसला किया है कि दिवंगत हस्ती के सम्मान में पूरे भारत में शनिवार को एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित अनिरुद्ध जगन्नाथ को आधुनिक मॉरिशस का निर्माता, राजनेता बताया। मोदी ने कहा, एक गर्वित प्रवासी भारतीय, उन्होंने विशेष द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण में मदद की जो उनकी विरासत से लाभान्वित होंगे। इस बीच होटल और पर्यटन क्षेत्र ने शुक्रवार को महामारी से सर्वाधिक प्रभावित इस क्षेत्र की मदद के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए की नकदी व्यवस्था के रिजर्व बैंक के निर्णय का स्वागत किया। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष गुरबख्श सिंह कोहली ने कहा, यह पहला महत्वपूर्ण संकेत है जो बताता है कि सरकार ने होटल, रेस्तरां और पर्यटन उद्योग पर महामारी के गंभीर प्रभाव तथा इस क्षेत्र के साथ साथ देश पर पड़ने वाले भारी आर्थिक प्रभाव पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि नकदी की व्यवस्था से संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र को जरूरी मदद मिलेगी, इसके बिना उद्योग बाजार में टिके नहीं रह सकता था। वाकई इस समय होटल उद्योग क्षेत्र का सबसे बुरा हाल है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में होटल क्षेत्र से जुड़े लोग बेहाली का सामना कर रहे हैं। ये डिमांड अब जग जाहिर है। पिछले 2 साल से हिमाचल में ही नहीं, अपितु पूरे देश में ही टूरिज़्म की सबसे बुरी हालत हुई है, क्योंकि सबसे पहले टूरिज़्म बंद हुआ और सबसे बाद में टूरिज़्म खुला। अभी भी वही स्थिति है। तो चूँकि पिछले 2 साल से टूरिज़्म बिल्कुल हाशिए पे जाने से तकरीबन हर होटलियर्स जिन्होंने बैंक से लोन ले रखे हैं, वो लोन की किस्तें निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें तो सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि वो कुछ इस तरफ जिससे हमारे ये जो लोन्स हैं वो NPA होने से बचें, उसके लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, क्योंकि वो टेक्निकली तो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या बनना चाहिए, पर हमें सरल भाषा में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार बैंक्स को कुछ इस तरह से निर्देश दें कि जो हमारे लोन्स हैं वो अभी NPA होने से बचें और कुछ आगे को अगर डेफर कर सकते हैं या
रीलोन हो सकता है, जो भी स्ट्रेटजी बनती है ताकि ये टूरिज्म थोड़ा सा पटरी पे आए। पर्यटन उद्योग के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कोरोना की दूसरी लहर जो आई है, इसने एक जीवित व्यवसाय को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आज की तारीख में देखा जाए तो होटलें सब बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट, गाइड्स, फोक डांसर, फोक म्यूजिशियंस, हैंडीक्राफ्ट, सारे बिजनेस ठप पड़े हैं। इसको ठीक करने के लिए सरकार को बहुत अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे, राहत देने की बहुत ज़रूरत है। जो बैंकों के लोन हमारे चल रहे हैं, उन लोन्स को सरकार जो है मॉरेटोरियम बढ़ाए, कम से कम 3 साल के लिए ब्याज दर कम करें। और जो एक इंडस्ट्रियल स्टेटस हमें मिल चुका है 1989 में, उसके आधार पे इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि बिजली, पानी, यूडीएस टैक्स वगैरह सब इंडस्ट्रियल रेट्स पे लगे। सरकार ने जो हमसे 31 मार्च के पहले बार लाइसेंस फीस ले ली थी, उसको माफ़ करके और उसको अगले फाइनेंशियल ईयर्स जो है उसमें एडजस्ट किया जाए। जब तक सरकार राहत नहीं देगी, ये पर्यटन उद्योग नहीं संभल पाएगा। पर्यटन उद्योग राजस्थान का इतना महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि राजस्थान के अगर वर्क फोर्स देखा जाए तो 30% वर्क फोर्स जो है राजस्थान की टूरिज्म से आती है। 22 से 25% जो है टूरिज्म का जीडीपी में हिस्सेदारी है राजस्थान के अंदर। इतने महत्वपूर्ण उद्योग को सरकार को बहुत ही संभल के संभालना पड़ेगा और बहुत मजबूती से आगे ले जाना पड़ेगा, तभी ये व्यवसाय संभल पाएगा। अन्यथा इसके बुरे दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। कितने भी आप प्रयास कर लीजिए, ये अभी उठने वाला नहीं है। कोरोना ने वाकई बहुत लोगों को दुख दिया है, दर्द दिया है, ऐसा दर्द जो आजीवन बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के शामली लिए चलते हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई और 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों का कहना है कि जो अधिकारी हैं वो आते हैं, कोई चावल दे जाता है, कोई अन्य खाद्य सामग्री दे जाता है, लेकिन जीवन यापन कैसे होगा, पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा, अन्य खर्चे कैसे चलेंगे, बड़ा संकट इनके सामने खड़ा हो गया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। जी, मुझे तो संभालना भारी हो रहा जी। मुझे सरकारी इनका खर्चा उठाए, मेरे बहन भाई का, इनका सपना है आर्मी में, भाई का और बहन का डॉक्टर का है जी। इनका सरकारी उठाए, सरकार कोई आता है, अधिकारी आते हैं, चावल वावल दे के चले जाते हैं, आटा वाटा दे के। घर का खर्चा कहाँ से चलाएंगे जी? 8-9 बीघे जमीन है जी हमारे पास, उससे क्या होगा जी? मैंने अपने सपने छोड़ दिए जी, अब इनके सपने ही मेरे सपना है जी बनना जी। बस जी, ये बन जा दन्नू। हाँ, मुझे भी जानकारी मिली है कि मांगेराम के परिवार में मांगेराम और उसकी घरवाली पहले 2 कोरोना से मौत हुई है और उसके बाद में उसका लड़का और उसकी बहू की मौत हुई है। इसके बाद परिवार में केवल 3 बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, ये अनाथ हो गए। सरकार जो है की जो योजना है कोरोना में मरने वालों के लिए, तो उनके जो है वो राहत मिलनी चाहिए। और सरकार अगर इसमें कोई कदम नहीं उठा रही, उन बच्चों के प्रति कोई जो है सहायता सामग्री नहीं भेज रही, तो हमें इसके लिए जो है कदम उठाना पड़ेगा।